मेरा आपसे सिंपल सवाल है, मैंने इसलिए कहा कि मैं कोई काम आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करने के लिए कहूंगा। इस वंदे मातरम पे विवाद हुआ। मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई, अली मोहम्मद जिन्ना, इन लोगों ने कहा कि वंदे मातरम गाने से इसमें देवी देवताओं का जिक्र आता है, जिससे हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। एक तो इनकी भावनाएं हैं कहां जो आहत हो जाती, पता नहीं, लेकिन हो जाती हैं। उसके बाद फौरन पंडित जी बैठे, क्योंकि उनको उनकी भावनाओं का ज्यादा पता था, क्योंकि वो ये कहते थे कि मैं इंग्लिश मैन, कल्चरली मैं हिंदुस्तानी हूं, बाई एक्सीडेंट हिंदू हूं। अब ये एक्सीडेंट कहां हुआ था ये पता नहीं है अभी तक। वो एक्सीडेंट की जगह पता चल जाए, और कौन लोग उसमें शामिल थे ये भी पता चल जाए। ये नहीं बताते वो कहते हैं बाई एक्सीडेंट आए मैं हिंदू। तो आप सोचिए कि नेहरू जी ने तत्काल तौर पर उस मांग को सकम कर गए और कहा कि नहीं नहीं ठीक है, हम सिर्फ ऊपर के 2 जो स्टेंजा हैं वही गाएंगे। अब ये 1937 की बात है। 1937 के बाद 47 आ गई, आजादी का झंडा फहर गया, सब कुछ हो गया, और भारत की आजाद पार्लियामेंट की संसद के अंदर पूरा वंदे मातरम गाया गया। मेरे ऊपर, आपके ऊपर, आजाद भारत की पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है वो मान्य है कि 2 लोगों के बीच में जो समझौता हुआ वो मान्य है? ये बताएं। अगर आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया गया तो हम अधूरा क्यों गाते हैं? क्यों गाते हैं? आप खुद उस झूठ की परंपरा को आगे चलाते हैं। इसलिए लता मंगेशकर ने, क्योंकि वो राग में गा रहे थे, इसलिए उसकी 9.5 मिनट की लंबी दूरी है। लता मंगेशकर ने बहुत खूबसूरत आवाज में, वीर रस में 4.5 मिनट में पूरा वंदे मातरम गाया है। हमारी टीम ने एक बुकमार्क बनाया है। उस बुकमार्क के ऊपर हमने उसी लता मंगेशकर का QR कोड डाला है, जिसे आप स्कैन करें और पूरा वंदे मातरम सुन लें। क्या यह बात गलत है कि आजाद पार्लियामेंट में जो कानून बनेगा मैं उसको मानूंगा कि 1937 में किसी ने किसी से क्या समझौता किया था? तो हम अधूरा वंदे मातरम क्यों गाते हैं? सरदार पटेल इतना बड़ा काम करके गए, हमको नहीं पता। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर हम इतना बड़ा काम करके गए, हमने उनके वंशजों को नहीं ढूंढा, लेकिन बीच बीच में पता चलता है कि ये टीपू के वंशज मिल गए कहीं भीख मांगते हुए। ये तो खबर बनती है टीपू के मिल गए हैं। आजकल एक टीपू मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, घूम रहा है, उसे भी वंशज मिल जाते हैं। सरदार पटेल ने ऐसा ही दूसरा काम किया था। आर्टिकल 370 के बारे में बहुत चर्चा हुई, उस वक्त भी हुई। इसलिए ये सारी चीजें भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उस असेंबली की डिबेट ऐसे ही होती थी जैसे आज पार्लियामेंट चलती है। उन डिबेटों को पढ़िए, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये झूठे इतिहासकार जो इस देश में घूम रहे हैं, जो शिवाजी को लिखते हैं शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, हम उनको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सही सोर्स पे नहीं जाना चाहते। सरदार पटेल के ऊपर दबाव डाला नेहरू जी ने कि आप 370 पास कराइए, और विदेश चले गए। इसलिए सरदार पटेल को मैं विजनरी मानता हूं। सरदार पटेल ने ऐसी किसी समस्या से लड़ने के लिए ना नहीं कहा क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं था। सरदार पटेल खामोश रहे, वो बाहर चले गए। पूरी पार्लियामेंट में चारों तरफ कहा कि नेहरू जी चाहते हैं कि 370 पास की जाए। बहुत लोगों का गुस्सा था, उन्होंने कहा देखिए नेहरू जी चाहते हैं इसलिए पास कर दीजिए। पास कराई सरदार पटेल ने, लेकिन उस आदमी का विजन देखिए। पास कराने के बाद उन्होंने उस हाउस में यह कहा कि इतने लोग इसके विरोध में भी हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नेहरू जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पास तो कर दिया है, लेकिन 370 के खिलाफ जो लोग हैं उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। सिर्फ इतना कहा, और समझदारी का काम यह किया
कि धारा 370 पास करने के बाद जब जोड़ी तो यह कहा कि बहुत सारे लोगों की इससे एक राय नहीं है, उनकी राय को क्या जगह दी जाए। तो धारा 370 जब पास हुई तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दिया इट इज टेम्परेरी। यह सरदार पटेल को नहीं पता था कि 2 गुजराती आएंगे इसे परमानेंटली हटा देंगे, यह नहीं पता था उनको। इसे कहते हैं कि आप अपना काम कर जाएं, आने वाली नस्लें तय करेंगी कि आप क्या करके गए हैं। सब कुछ हमारे सामने होगा, हम सबके भागीदार बनेंगे, मैं नहीं मानता। इसलिए मैं मानता हूं जो कुछ भी GD, RSN, सुशील पंडित सब कर रहे हैं, हमें डॉट बराबर भी यह गलतफहमी नहीं है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारे रहते हुए हो जाएगा। कोई गलतफहमी नहीं है, ना कोई दिलचस्पी है इसमें। सरदार पटेल को नहीं थी, बिल्कुल कतई नहीं थी, बहुत लोगों को नहीं थी, लेकिन 70 साल के बाद इस देश में ऐसे काम हो रहे हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं था। इसलिए आज अपनी भूमिका तय करें और इस लालच से बाहर निकलें कि इसका फल हमें फौरन मिलना चाहिए। हजारों काम एक एक सनातनी कर सकता है। एक बार तबीयत से पत्थर फेंकिए, देखें छेद होता है कि नहीं। फेंकिए तो आप ही की पार्लियामेंट के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है 24 से पहले कुछ काम होने हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज आपको जो मौका मिला है उसे मेरे तेरे में मत गुजारिए, पद के चक्कर में मत पड़िए। जिस दिन पद मिल जाएगा मुंह बंद हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट में 1952 में एक घटना घटी। घटना इतनी जबरदस्त थी कि फूल वाले चाचा प्रेशर में आ गए। चर्चा हुई कि भारत का पक्षी क्या है, भारत का पशु क्या है, भारत का फूल क्या है, सब कुछ तय हो गया। उसमें से कुछ विद्वान जो बड़े कैलिबर के लोग थे, जिन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि अगला चुनाव जीतना है, उन्होंने कहा कि आजाद भारत का कैलेंडर किसी मजहब के रहनुमा से क्यों शुरू होगा, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। क्या 2000 साल पहले कैलेंडर नहीं था? वो कैलेंडर कैसा होगा? तो जब यह दबाव बना तो उस वक्त भी पार्लियामेंट में अनजान हीरो, अनजान नेशनलिस्ट थे। उन्होंने कभी अपना बखान नहीं किया, बच्चों की वसीयत करके नहीं गए, करोड़ों रुपया उनके पास नहीं है, इसलिए वो जो अच्छा काम करके गए हैं आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि ढूंढने की निगाह आपकी नहीं है और मेरी टीम की निगाह है, इसलिए मुझे ऐसी चीजें नजर आती हैं। 22 मार्च 1952 को जब संसद में इसमें हलचल हो गई तो फूल वाले चचा को लगा कि ये तो सभी लोगों ने सवाल पूछ लिया है। तो जैसे आज की परंपरा है कि कोई घटना हो जाए तो मुख्यमंत्री आएंगे कि भाई हमने इस पे कमीशन बिठा दिया है। वो कमीशन बैठते ही लेटता कभी नहीं है, और वो लेट जाता है तो फिर लेट जाता है, फिर कभी उठता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं चलता कि कौन सा कमीशन कब बना था। लेकिन जिंदा समाज, पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट के अंदर घोषणा की कि मैं कैलेंडर सुधार समिति बनाता हूं। उनको लगा बना दो, और देश के जाने माने साइंटिस्ट प्रोफेसर मेघनाथ साहा उसके चेयरमैन बनाए गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 2 टीचर बनाए गए। महाराष्ट्र से एक अखबार निकलता है केसरी, उसके संपादक को 7 लोगों की एक कमेटी बनी। 7 लोगों ने साइंटिफिक तरीके से तथ्यों पर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पे चर्चा हुई, इतने जबरदस्त तथ्य, लॉजिक, रीजन, साइंस के साथ, जिसको हम लोगों ने पौगापंठी बना दिया है। उनमें से क्या तथ्य दिए उन्होंने, जबरदस्त डिबेट है। आपको एक एक शब्द में लगेगा इतिहास बोल रहा है। तथ्य दिए और कहा कि भारत का कैलेंडर सत संवत से होगा।